Then we started कि how these problems need to be solved under various types of economies. The first type of economy was this capitalistic economy. So as I told you, capitalistic economy means free market economy. Means all the problems are to be solved by the private producers, private sector people themselves. They have to decide. Ab now three problems ko we have to consider. They have to decide what is to be produced, क्या बनाना है. So obviously when private people think, so they will produce those commodities which will give them more price in the market. जिस चीज का ज्यादा प्राइस मिलेगा, certainly कोई भी लोग जो होंगे, they will produce those things which will give them more price. सेकेंडली कितनी क्वांटिटी बनानी है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. कि अगर मार्केट में देर इज मोर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, दे विल प्रोड्यूस मोर, एंड इफ देर इज लेस डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, दे विल प्रोड्यूस लेस. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ इज दिस प्रॉब्लम सॉल्व. तो प्राइवेट सेक्टर पीपल दे मेक यूज ऑफ दैट वेरी टेक्निक विच गिव्स देम लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कम से कम कॉस्ट जिसमें आए. दैट टेक्निक मे बी लेबर इंटेंसिव, मे बी कैपिटल इंटेंसिव, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. भी थोड़ी सी मशीनें, थोड़े से वर्कर्स यूज करिए, जैसे मर्जी कर ले. बट ओनली देयर ओनली कंसिडरेशन इज भाई दे शुड स्पेंड लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. खर्च उनका कम से कम आए और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए. दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज अडॉप्टेड बाय द प्राइवेट सेक्टर पीपल. एंड देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन है दैट इज मेनली मेड या मैन्युफैक्चर्ड फॉर दोज पीपल हु हैव इनकम. मीन्स दोज हु आर रिच पीपल, फॉर दोज पीपल ओनली. रिच इन द सेंस ये नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा रिच, रिच इन द सेंस कि भी दोज हु हैव परचेजिंग पावर, दोज हु कैन स्पेंड मनी, दोज हु हैव इनकम, जो खर्च कर सकते हैं. Keeping in mind this type of income point of view in their mind, producers produce goods for them. They don't produce for very poor people. They don't produce for beggars in the economy. They don't produce for those people who are having very less income. ऐसे लोगों के लिए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बिकॉज वो खरीद ही नहीं पाएंगे. तो नाउ प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है अपना प्रॉफिट कमाना, तो दे डोंट प्रोड्यूस फॉर सच टाइप ऑफ पीपल. तो इन दिस मैनर दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. तो ये सारा जो सिस्टम होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस मैकेनिज्म. बीच में एक वर्ड आया है. ये सारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये सारी चीज़ों को व्हेन कंसिडरेशन इज पेड, अटेंशन इज पेड, तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइस मैकेनिज्म. Means everything is decided keeping in view the price level in the economy, and which gets decided by market forces of demand and supply. लोगों को क्या चाहिए, क्या बनाया जा सकता है, ये सारा दोनों जहाँ पे इक्वल होते हैं, डिमांड सप्लाई, वहाँ पे प्राइस डिटरमिन होता है. मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन की जाती है. प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव. बस काम की बात ये है याद रखने वाली, प्रॉफिट अर्न करना इज द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर्स. ठीक, तो इन दिस मैनर दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. सेकेंड इज, एज यू कैन सी इन द बुक, सेकेंड दिया हुआ है इन ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व. तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे सिंस ऑल द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मीनिंग ही ये है कि भी जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, वन एंड द सेम थिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट सेक्टर, all the decisions किसके बारे में, to what to produce and in how much quantity, this decision is taken by the government of the country. जो आम लोग हैं, जैसे आप में हम आम लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हम नहीं डिसाइड कर सकते, हमारी मर्जी नहीं चलेगी. दिस विल बी टोल्ड, दिस विल बी डिसाइडेड एंड गाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अब कितनी क्वांटिटी में, दिस विल ऑल्सो बी टोल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब हर एक डिसीजन आम लोग नहीं ले सकते. इकोनॉमिक डिसीजन जो है दे आर गिवन बाय, डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट. क्या बनाना है, कितना बनाना है. फिर हाउ टू प्रोड्यूस, विद दैट मीन्स विद विच टेक्निक, दैट स्टिल दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कंट्री में लेबर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कि उनको काम भी प्रोवाइड करना है, दे आर टू बी गिवन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो गवर्नमेंट में थिंक अबाउट लेबर इंटेंसिव टेक्निक. चाहे वो महंगी ही पड़े, चाहे उसमें खर्चा ज़्यादा भी हो, तो भी कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ने देखना है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट चाहे खर्चा ज़्यादा भी हो जाए तो भी ऐसी टेक्निक लगाती है जिससे सोसाइटी का फ़ायदा हो. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कैन बी यूज्ड. इफ़ गवर्नमेंट फील्स कि भाई इकोनॉमी में लेबर कम है, लोग कम हैं, मशीनें ज़्यादा हैं, एडवांस्ड कंट्री है, मशीनें ज़्यादा यूज़ की जा सकती हैं, तो दे में आस्क द कंट्री पीपल टू मेक यूज़ ऑफ, प्रोड्यूसर्स को कह सकते हैं कि मेक यूज़ ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक.
मतलब आम जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर पीपल, दे आर नॉट फ्री टू डिसाइड कि विद विच टेक्निक दे हैव टू डू द प्रोडक्शन. दिस इज टोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. एंड देन थर्ड डिसीजन, थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, अगेन गवर्नमेंट डिसाइड्स. एंड गवर्नमेंट के डिसीजन का व्हाट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट? दैट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल. मास कंजम्पशन की चीजें जो होती हैं, मास कंजम्पशन मतलब दोज थिंग्स विच आर यूज्ड बाय मेजोरिटी ऑफ पीपल, आम जनता के काम की चीजें, आम जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं वो सबको चाहिए होती हैं. खाना पीना रहना कपड़े, ये सब तो बेसिक नीड्स हैं, चाहे कोई रिच हो पुअर हो, सबको ही चाहिए. तो ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करने की और ध्यान दिया जाता है विच आर नीडेड बाय majority of people. That means mass consumption goods are, mass means at a large scale, those things are produced which are necessities of life, yeah, which are needed by all the people, majority of people in the society, in the country. तो means प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव नो चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, है ना? कुछ उनके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है, सारा कंट्रोल जो है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ये सारे काम करती है. तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय, टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, अब आपको ये सारा साइमल्टेनियसली यू हैव टू कीप इन माइंड. तो थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज विच टाइप? मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी में देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. सो दोज थिंग्स विच आर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी टाइप. पब्लिक यूटिलिटी मीन्स दोज थिंग्स विच आर नीडेड बाय ऑल द पीपल, जैसे वाटर है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स का काम है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है ना, ये ऐसी चीज़ें. तो फ्लाई ओवर्स है, ब्रिजेस हैं, ये सभी लोग यूज़ करते हैं, कोई एक आदमी तो नहीं यूज़ करता है. तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में प्रोड्यूस करते हैं. उसके बारे में जो भी डिसीजंस हैं, कौन कौन से डिसीजन, अगेन वो तीनों प्रॉब्लम्स के नेम्स विल गेट रिपीटेड. बट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू, ये तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो भी डिसीजन है, कितना बनाना, कैसे बनाना, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कौन सी चीज़ों के बारे में? विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट कीपिंग इन व्यू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. भी जो सबको ही चाहिए, अगर वो ऐसी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दी जाएं तो वो बहुत महंगा करके उसको बेचेंगे. इफ़ यू रिमेंबर 8th क्लास में एक आपको याद होगा कि एक आपने पढ़ा था पब्लिक यूटिलिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ वाला चैप्टर. तो उसमें एक आया था वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, वाई दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी लेफ्ट कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सारा कुछ कम्प्लीटली एवरीथिंग इज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर तो दे विल चार्ज वेरी हाई प्राइस. जो हमें पानी मिलता है या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलेगी, तो सारे लोग तो फिर उसकी पेमेंट नहीं कर सकते. ठीक है ना? तो ऐसे जिन चीज़ों की ज़रूरत सभी को है, उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट. और जो बाकी की आम कंजम्पशन गुड्स हैं, डेली लाइफ का जो भी सामान है, जो कोई कपड़े हैं, कोई कोई भी फर्नीचर है, कोई भी घरों पे वट एवर इज नीडेड एज कंजम्पशन गुड्स, तो दे आर, दोज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, उनके जो डिसीजन है दे आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर. वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं. बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज नॉट देयर. जैसे कैपिटलिस्टिक में ऐसी फ्रीडम नहीं होती है. उन्हीं चीज़ों के बारे में डिसीजन कैन बी टेकन विच आर लेफ्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर. एंड द थिंग्स विच आर इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उनके बारे में सारा काम गवर्नमेंट ने ही करना है, कीपिंग इन व्यू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक. सो सारी ये जितना मैंने बोला, इस कहानी का मेन जो जिस्ट है वो ये निकलता है कि प्राइवेट सेक्टर में उन कामों को किया जाता है जो प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, हमें ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करते हैं. और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें उन कामों की तरफ अटेंशन होती है जो, जिससे आम लोगों का वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है. सोशल मतलब सोसाइटी के लोगों का वेलफेयर होता है. ठीक. तो ये सारे का मीनिंग है, राइट. चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. very important from your paper's point of view also, otherwise also. Now technical part is going to start. Now please let us see. पहले आप देखिए book में, you can mark the term is given, heading is given, production possibility curve. Now production possibility curve क्या होता है? Production possibility curve is a ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल मतलब जिसका ग्राफ के ऊपर डायग्राम बनाया जा सके, जिस चीज़ को हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सके, उसको बोल देते हैं डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल, वन एंड द सेम थिंग. ठीक. तो जो ये कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट फॉर्म में इट इज शोन एज, रिटन एज PPC.
छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं, बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ combinations of two goods, alternative combinations of या simply combination of two goods which can be produced with the help of given resources and given technology। फिर से सुनो मैंने क्या बोला है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स, दो चीजें बना सकते हैं, उसको डायग्राम की फॉर्म में दिखा सकते हैं। वो टू गुड्स कैसे कब बनानी है, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, मतलब उसके कई तरह के पेयर्स बना के उसको बना सकते हैं, कई कॉम्बिनेशंस में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब कई तरीके से उसके पेयर बना के, उसके जोड़े बना के उसको हम दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। गिवन दैट, दो चीज़ें अगर दी हुई हैं, गिवन द रिसोर्सेज एंड गिवन द टेक्नोलॉजी, मतलब जो कंट्री में रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, वो प्लस माइनस नहीं हो सकते, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। एंड जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो गिवन, और वो भी गिवन है का मतलब जो जैसी टेक्निक है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, बढ़िया टेक्निक नहीं हो जाएगी या घटिया टेक्निक नहीं हो जाएगी। बढ़िया टेक्निक होने का मतलब एडवांस्ड मशीनों का आ जाना। जैसे ऐसे समझो आप, आपके हाथ में जो जो भी मोबाइल फ़ोन है, जो भी है, ठीक है, जिस भी ब्रांड का है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वही मोबाइल फ़ोन आपके काम में आ रहा है, ना तो उससे बढ़िया मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर सको, ना ही उससे घटिया मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सको। गेटिंग माई पॉइंट? जो है उसी से काम करना है भाई। इस प्रेजेंट टाइम में जो भी टेक्निक से कंट्री में काम हो रहा है उसी टेक्निक को यूज़ करना है, ना तो उसमें कोई एडिशन हुआ है, कोई एडवांसमेंट हुई है, ना ही उसमें कोई डिटीरियोरेशन हुई है, ना कमी हुई, ना कुछ प्लस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पास इस समय मान लो 2 नोटबुक्स हैं, 2 पेन हैं, 1 मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, 5 रिसोर्स हो गए आपके पास। आई सेड 2 नोटबुक्स, 2 पेन, 1 मोबाइल फ़ोन। तो टोटल अगर यूनिट वाइज काउंट कर ले तो यू आर हैविंग 5 थिंग्स, तो आपके 5 रिसोर्स हैं। तो ये माना जाता है इसमें कि जो 5 रिसोर्स हैं वो 5 के 5 ही रहेंगे, ना तो आपके पास 6 रिसोर्स होंगे, ना ही आपके पास 4 रिसोर्स होंगे। भाई जो जैसे है स्टैंड स्टिल, जो जैसी सिचुएशन है वैसे का वैसा, उसमें ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। तो ऐसी सिचुएशन में गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से हम जो कुछ भी बना सकते हैं, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस अलग अलग, उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो देन दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इसको हम इफ़ वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड डायग्राम, इट विल बी वेरी इजीली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब उसके पहले क्या है, कुछ चीज़ों को हमने अज्यूम करना है। इकोनॉमिक्स में व्हेन वी स्टडी दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो कुछ चीज़ों को पहले एजम्पशन मानते हैं। एजम्पशन का मतलब अज्यूम करके चलना कि ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ यू सी इन द बुक क्या एजम्पशंस दी हुई हैं। एजम्पशंस क्या है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर गिवन इन द इकोनॉमी। भी जो रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, फाइनेंशियल है, नेचुरल है, जो कुछ भी है कंट्री में, वो गिवन है, भी जितना है उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देन ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। फुली एम्प्लॉयड का मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे पास है वो सबको हम काम में ला रहे हैं, वो यूटिलाइज हो रही हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 2 पेन, 2 रजिस्टर, 1 फ़ोन। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपने यू हैव टू यूज़ ओनली 1 पेन एंड 1 रजिस्टर, नहीं, आपने दोनों रजिस्टर्स के ऊपर लिखना है, दोनों पेन्स की हेल्प से लिखना है, जो मोबाइल है उसको भी चलाना है। मतलब किसी चीज़ को खाली नहीं छोड़ना, विदाउट यूज़ नहीं छोड़ना, सबको यूज़ करना है। दैट मीन्स यू आर फुली एम्प्लॉइंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, भी सबको काम में लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। भी जिस भी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंटेंसिव है, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव है, कोई भी है, वट वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ कीप द वीडियोज़ ऑन। यशिका, शिवांग, नंदिका, वीडियोज़ ऑन रखिए भी। तो जो भी टेक्निक है वो सेम की सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। एफिशिएंटली एम्प्लॉयड का मतलब है कि भी जो रिसोर्स की कैपेसिटी टू वर्क है उससे पूरा काम लिया जा रहा है। जैसे मान लो अपना एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो हम पूरे दिन में 3 आवर्स बैठ के पढ़ सकते हैं, स्कूल की क्लासेस अटेंड करने के बाद मान लो हम 3 घंटे और पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने 3 घंटे बैठ के पढ़ना है। अगर आप कहो कि मैं 3 आवर्स नहीं बैठता, मैं सिर्फ 2 आवर्स ही बैठ के पढ़ता हूँ, इसका मतलब यू कैन डू वर्क फॉर 1 more hour। आप 1 घंटा और पढ़ सकते हैं, पर आप पढ़ नहीं रहे हैं।
ठीक, दैट मीन्स आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी पोटेंशियल को यू आर नॉट यूटिलाइजिंग 100%, 100% एफिशिएंसी के साथ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग। एम आई राइट? समझ आ रहा है बेटे? ठीक है भाई, जितना हमारी कैपेसिटी टू वर्क है हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे, उतना काम नहीं कर रहे, कम काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लेना, ये इसकी एजम्पशन में है कि भी जो भी रिसोर्सेज है उसको पूरे तरीके से 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे, मिस यूज़ नहीं कर रहे, कम यूज़ नहीं कर रहे, अंडर यूज़ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फुली जितना उससे मैक्सिमम काम हो सकता है वी आर टेकिंग दैट वर्क फ्रॉम दैट रिसोर्स। एंड लास्ट है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। मतलब जिस किसी चीज़ से हम एक काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी चीज़ से हम किसी दूसरे काम को भी उतना ही बढ़िया तरीके से कर पाए। जैसे आई गिव वन वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल एग्जाम्पल जो हम सबकी समझ में आएगा। जैसे लाइक आई एम टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ इन दिस सब्जेक्ट आई हैव मास्टरी, मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो आई एम एबल टू टीच यू। अच्छा, अब कोई मुझे कह दे कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा दो या फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा दो, आई वॉन्ट बी एबल। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें एफिशिएंसी नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, डिटेल्ड स्टडी की ही नहीं है, तो मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले सकती। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मतलब मैं जो रिसोर्स हूँ, जो टीचर रिसोर्स है, वो अपने एक सब्जेक्ट में तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बट वो उतना ही बढ़िया दूसरे सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है, मैंने उसका सीखा ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं उतना गुड उसमें नहीं हो सकती। ठीक, इसमें कोई हेजिटेशन वाली, कोई शर्म वाली बात नहीं है। कहने का मतलब कि जिस चीज़ से, जिस रिसोर्स से, रॉ मटेरियल से हम एक चीज़ को बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उससे हम दूसरी चीज़ को भी उतना ही बढ़िया बना सकें, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, जैसे हम मान लो और बढ़िया सा आपको खाने पीने का एग्जांपल दे देती हूँ, है ना, आप खुश हो जाओगे। मिल्क है, मिल्क से दूध पी सकते हैं, कर्ड बना के खा सकते हैं, कोई खाने पीने का सामान तो बना के कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बट आप कहो कि मैं मिल्क उसमें एक्टिवा की टंकी में डाल के, कार की टंकी में डाल के कार चला लूँ, तो मिल्क से थोड़ी कार चलेगी कि चल जाएगी, है? नहीं ना चलेगी। तो मिल्क अपनी जगह जो रिसोर्स है वो ठीक है, वो जिस काम के लिए यूज़ हो सकता है उसमें तो वो बहुत बढ़िया है, बट उससे हम दूसरा काम नहीं ले सकते हैं, है ना, उसकी बेसिक नेचर का ही फ़र्क है। हम तो व्हीकल को चलाने के लिए हमें पेट्रोल ही चाहिए या डीजल ही चाहिए, तो उसमें मिल्क नहीं काम आ सकता। ये नहीं कहना भी वो भी लिक्विड है तो वो भी लिक्विड है, चलो ऐसे कर ले, वो नहीं हो सकता, मतलब क्वाइट क्लियर। तो यहाँ मतलब यही है कि भी जो कोई एक रिसोर्स एक चीज़ को बनाने में बढ़िया है, नॉट रिक्वायर्ड कि वो दूसरी चीज़ के लिए भी उतना ही अच्छा हो, बट जो उसका अपना काम है उसमें वो बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ये मीनिंग है। ठीक, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज, यू कैन सी द टेबल। अब इसी बात को जो मैंने सारा कुछ बोला है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यू प्लीज सी द एग्जाम्पल टेबल विच इज़ गिवन इन योर बुक। मैंने आई हैव यूज द सेम वैल्यूज, टेबल की वही वैल्यूज ली है जो विच आर गिवन इन द बुक, सो दैट आपको बाद में समझने में ईजी रहे, मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो अब है पहले हेडिंग दे दिया। नाउ कॉम्बिनेशन और पेयर, बुक में जहाँ लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, एक ही बात है, चाहे हम ये लिख लें चाहे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज लिख लें, वन एंड द सेम थिंग। अब यहाँ बुक में लिखा है ना, क्लॉथ इन 1000 मीटर्स, वीट इन 1000 क्विंटल्स, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लॉथ एंड वीट, अब हमने टेक्निकल टर्म्स ले लें तो ज़्यादा ठीक है। उसकी जगह हम लिख लेते हैं, एक कमोडिटी का नाम रख लेते हैं गुड एक्स, गुड मतलब कोई कमोडिटी, कोई भी चीज़, उसका नाम रख दिया एक्स, गुड एक्स। क्लॉथ है जो बुक में लिखा क्लॉथ, ठीक। दूसरी चीज़ है, क्या दिया हुआ है, वीट, तो वीट की जगह हम उसका नाम, टेक्निकल नाम रख लेते हैं वाई, है ना। ऐसे आप अदरवाइज आप कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हो, बट ये क्योंकि अब हमने आगे थोड़ा टेक्निकली ही पढ़ना है तो इट्स बेटर कि हम यही टर्म्स को यूज़ करें। अच्छा, अब हमने ये ऐसे कॉलम्स बना लिए, अब पेयर्स के नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई एफ, पेयर है, मतलब पेयर मतलब दो दो चीज़ों का एक एक सेट पेयर बन गया। ये ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, भी 6 पेयर बनाए जा सकते हैं, 6 पेयर्स कैन बी मेड। अब क्या कर सकते हैं कि इफ़ वी, अभी ये ब्रैकेट्स पे नहीं जाना, आप सिंपली इस चीज़ को ध्यान में रखो, 0 1 2 3 4 5, इधर आप देखो गुड वाई का, ब्रैकेट में नहीं जाना, अभी ध्यान नहीं करना, इधर देखिए 15 14 12 9 5 0। ठीक, पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि इफ़ इन द इकोनॉमी वी यूज़ ऑल द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ओनली, है ना, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, मान लो मनी है, उसकी हेल्प से सारे के सारे पैसे यू आर स्पेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी, तो एट द मोस्ट यू कैन प्रोड्यूस 15 यूनिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये के
हेल्प से, उससे जो भी आप सामान लेते हो उसकी हेल्प से आप 15 आइटम्स ही बना सकते हो। किसकी? ऑफ गुड वाई। तो इफ यू हैव स्पेंट होल ऑफ योर मनी, होल ऑफ योर रिसोर्स ऑन गुड वाई, तो नथिंग ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सारा रिसोर्स हमने सब कुछ इधर ही खत्म कर दिया। सारी, आपके पास 2 घंटे का समय है, सारा टाइम आपने इकोनॉमिक्स पढ़ने में ही लगा दिया, तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, आप कुछ और नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने सारा रिसोर्स ही एक सब्जेक्ट में लगा दिया। तो ऐसे ही अगर सारे रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाई, तो मैक्सिमम 15 यूनिट्स कैन बी मेड एंड 0 यूनिट ऑफ गुड एक्स कैन बी मेड, मतलब कुछ नहीं बनेगा। ऑन दी अदर साइड बिल्कुल इसका उल्टा कर ले, अगर हम सारे रिसोर्स गुड एक्स की प्रोडक्शन में लगा दें, उसी को बनाने पे ध्यान दें सारा, और वाई को कुछ भी ना बनाएं, तो इसका मतलब मान लो एट द मोस्ट, मान लीजिए 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कैन बी मेड। भी सारा कुछ अगर सारे हमने अपने रिसोर्स 100 रुपीज इसी को बनाने में लगा दिए, तो एट द मोस्ट मान लो ये 5 चीजें ही बन सकती हैं, तो वाई का कुछ भी नहीं बनेगा, वाई चीज 0 है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भी सारा पैसा, सारा रिसोर्स, सारे रॉ मटेरियल एक तरफ लगा दिए, तो एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ें बन सकती हैं, इधर वाई का कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा, ये दोनों हैं, बोथ ऑफ दीज आर एक्सट्रीम सिचुएशन। भी एट द मोस्ट ऐसी हालत हो सकती है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो, क्वाइट पॉसिबल इन बिटवीन भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन ही सकते हैं ना। थोड़ा सा हम एक्स का बनाएं, थोड़ा वाई का बनाएं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? अब मान लो अगर हम बी कॉम्बिनेशन, अगर तो ए बनाया तो ये बन गया 0 और 15 का कॉम्बिनेशन। अगर एफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एफ पेयर बनाते हैं, तो 5 चीजें एक्स की, 0 चीजें वाई की। ठीक, अब इन बिटवीन क्या हो सकता है? मान लो हम वी वांट टू मेक दिस बी कॉम्बिनेशन, इस पे आना चाहते हैं, तो अब अपने गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से जो भी है हमारे पास, उससे मैक्सिमम एक्स की एक चीज बना सकते हैं, मान लीजिए वाई की 14 चीजें बना सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब इमेजिनरी एग्जांपल है हमें समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर सी कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो मान लो एक्स की 2 चीजें ही बना सकते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्निक है उसकी हेल्प से, और वाई की 12 चीज़ें बना सकते हैं। और कॉम्बिनेशन, एक और ऑप्शन हो सकता है डी कॉम्बिनेशन, अगर ये बनाते हैं तो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी मेड, 9 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी कैन बी मेड। सिमिलरली ई कॉम्बिनेशन अगर हम बनाना चाहते हैं, तो उस केस में 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी मेड, 5 यूनिट्स ऑफ वाई कैन बी मेड। मतलब ये हमारे पास वेराइटीज हैं, इतने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट का नाम रखा पॉसिबिलिटी। भी ये इतनी, दीज आर द पॉसिबिलिटीज विच कैन बी देयर, विच कैन एग्जिस्ट। अब कौन सा बनाना है वो हमारी मर्जी है, बट हमारे पास ये सारे ऑप्शन हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, भी ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, हम इतना सब कुछ, ये इतने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। एग्जैक्टली कौन सा बनाना है वो हमने बाद में अपने आप डिसाइड करना है। ठीक, तो क्योंकि हम बनाने का हमारे पास चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज वाई इस कॉन्सेप्ट का ही नाम रख दिया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक, अच्छा अब आप पहले आप देखो अपनी बुक में, देखिए जरा लास्ट में एक हेडिंग दिया हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट दिस व्हाट? एक हेडिंग दिया हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब पहले हमें उसका मीनिंग चाहिए, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द टेबल। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल लेटर्स में आपने याद कर लेना है, दिस इज डिनोटेड बाय MRT, मार्जिनल रेट ऑफ का ओ नहीं लिखा जाता, सिंपली मार्जिनल रेट ऑफ, ये टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है, ये जो पीपीसी कर्व है इसका एक और नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अनदर नेम। अब उसका मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को एक चीज बनाने की बजाय, इफ वी डाइवर्ट देम टुवर्ड्स अ अदर कमोडिटी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। जैसे जैसे बुक में एग्जांपल दिया क्लॉथ एंड वीट का, तो अगर हम क्लॉथ में, क्लॉथ को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इफ वी यूज दोज रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब हम एक चीज को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो इस करके क्योंकि हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, उनको, उनके यूटिलाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल दिया जाता है। अब कैसे है ये, इसका मतलब क्या है? इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई डेल्टा, ये ट्राइंगल का जो साइन है ना इकोनॉमिक्स में, इसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन वाई। ऐसे ये नीचे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स। ठीक, ये ट्राइंगल का साइन नहीं है, मैथ्स वाला साइन है, इकोनॉमिक्स में ये डेल्टा को बोलते हैं चेंज। ठीक,
तो यहाँ पर है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लॉस ऑफ वाई कमोडिटी। आप लिखिए प्लीज, अपनी कॉपी पे बनाइए ये टेबल साथ साथ में। लॉस ऑफ वाई, जब भी कोई टेबल और डायग्राम आता है बेटे वो अपने साथ में ड्रॉ करना है, बनाना है, ये नहीं कि बुक से ही बस देख देख के ही पढ़ी जाना है। प्लीज अपने हाथ से करिए अपने रजिस्टर में। लेट मी सी ऑल आर डूइंग और नॉट। बनाइए ये टेबल साथ में, यहाँ फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मीन्स लॉस ऑफ वाई कमोडिटी। अब कमोडिटी शब्द नहीं लिखा है टाइम बचाने के लिए, सीधा ही लिख देते हैं लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स, गेन ऑफ एक्स। ठीक, अच्छा अब नाउ आ जाए कि कैसे है इसका। अच्छा, जब यहाँ पर ये ज़ीरो है और एक्स कमोडिटी के यूनिट्स ज़ीरो है, यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया, हमने सारे रिसोर्सेज ही वाई में यूटिलाइज कर लिए। तो यहाँ पर ये नील का साइन आएगा, ये ऐसे डैश लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड नील साइन। नील मतलब कैन नॉट बी डिसाइडेड। क्यों? क्योंकि हमने एक्स का कुछ बनाया ही नहीं है, तो इस करके इसको डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आप ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पर एक्स कमोडिटी में देखिए हर बार कितना चेंज आ रहा है। पहले ज़ीरो थी, पहले 0 यूनिट था, मतलब कुछ नहीं बनाया, अब 1 यूनिट बनाया। कितनी चीज़ों का डिफरेंस आया? 1 कमोडिटी का 1 यूनिट का डिफरेंस आया, यहाँ ब्रैकेट करके लिख लिया 1 का डिफरेंस। फिर जब एक चीज़ बनाई उसके बाद फिर सेकेंड चीज़ बनाई, अब दोनों में कितना डिफरेंस आया? दोनों का डिफरेंस देखो, 1 और 2 का डिफरेंस 1 का, मतलब एक चीज़ का डिफरेंस पड़ा, एक चीज़ का एडिशन हो रहा है। एक्स की कमोडिटी में हर बार एक एक चीज़ का, एक एक यूनिट का एडिशन हो रहा है। फिर ऐसे ही पहले 2 चीज़ें बना रहे थे, अब 3 थिंग्स आर बीइंग मेड, अब कितने का चेंज आया? 1 का। सिमिलरली 3 से 4 चीज़ें बना रहे हैं, अब कितना डिफरेंस आया? अगेन 1 का। 4 से 5 बना रहे हैं, अब भी 1 का। हर बार मतलब हम लोग एक्स की एक चीज़ एक्स्ट्रा बना रहे हैं, है ना? किसकी हेल्प से? जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, एज वेल एज जो भी रिसोर्सेज है, उसकी हेल्प से हम हर बार एक्स का एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहते हैं, तो एक एक ऐड कर लिया। ऑन दी अदर साइड कंडीशन ये है कि हम, क्योंकि जब हमने पहले पढ़ा कि रिसोर्सेज जितने हैं उतने ही हैं, लिमिटेड है, तो उससे हम दोनों चीज़ों की क्वांटिटी को एक साथ बढ़ा नहीं सकते। आप 1 घंटे में साइमल्टेनियसली आपको कि एट ए टाइम मान लो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है, तो चाहे आप अकाउंट्स पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, जब हम ये कह देते हैं भी 1 घंटे में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसका मतलब आप लिमिटेड हो रहे हो। आप एक ही चीज़ पढ़ सकते हो, आप दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही काम है, ठीक है? तो ऐसे ही एक ही टाइम पे रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, तो फिर प्रोडक्शन डिवाइड हो जाएगी, है ना? तो अब ये यहाँ पर हमने कर लिया, ये पहले मतलब अगर सारे रिसोर्सेज इधर यूज़ किए तो 15 यूनिट्स बने थे। अब मान लो जब हमने एक यूनिट एक्स का बनाया, तो अब वाई के 14 यूनिट्स बनाए, इतने ही बन सकते हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस आया, 15 और 14 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मतलब हमें वाई की एक चीज़ छोड़नी पड़ी है ना? वाई के एक यूनिट का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसको छोड़ना पड़ा। क्यों? इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है? फिर ऐसे ही जब सी कॉम्बिनेशन है, अब हम अगर एक्स के 2 यूनिट बनाते हैं, तो हियर वी कैन प्रोड्यूस ओनली 12 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। तो आप देखो कितने यूनिट्स छोड़े हमने, कितने यूनिट्स हमें छोड़ने पड़े वाई कमोडिटी के? 14 और 12 का डिफरेंस, 2 यूनिट छोड़ने पड़े। दोनों को इकट्ठे नहीं बढ़ा सकते, सीधी सी बात याद रखने वाली। एक को बढ़ाएंगे तो एक को कम करना पड़ेगा, है ना? तो अब ऐसे यहाँ पर 3 यूनिट्स अगर एक्स के बना रहे हैं, तो नाउ वाई के 9 यूनिट्स ही बन पाएंगे। कितने यूनिट छोड़ने पड़े हमें? सेक्रीफाइस कितने का करना पड़ा? 3 यूनिट्स का, 12 माइनस 9 3 यूनिट्स का। तो सेक्रीफाइस वर्ड बोल दो, चाहे आप लॉस वर्ड बोल दो, एक ही बात है, हमें छोड़ने पड़ रहे हैं, त्याग करना पड़ रहा है उनका, ठीक है? फिर वाई के सॉरी एक्स के अगर हम 4 यूनिट्स बनाते हैं, तो वाई के हमें कितने यूनिट्स छोड़ने पड़ेंगे? अगर हम इधर 5 चीज़ें बनाते हैं, तो हमें 9 माइनस 5 4 चीज़ों का छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम सारा इधर 5 चीज़ें बनाते हैं, तो इधर हमें 0 वाई का कुछ नहीं बना सकते, मतलब 5 माइनस 0, हमें वाई की पाँचों चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। मतलब ये सिंपल वर्ड्स में, हर बार इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, एडिशनल मतलब 1 एक्स्ट्रा, 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, एवरी टाइम our sacrifice of y commodity is increasing,
अवर लॉस ऑफ ये वाई कमोडिटी इज इंक्रीजिंग। लॉस मतलब हमें हर बार वाई की मात्रा को, वाई की क्वांटिटी को छोड़ना पड़ रहा है हर बार पहले से ज़्यादा। पहले एक चीज़ का सेक्रीफाइस किया, फिर 2 चीज़ें छोड़ी, फिर 3 चीज़ें छोड़ी, फिर 4, फिर 5 और आगे लिखे तो और भी हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका यही मतलब है कि इन दिस मीन्स द रेट, रेट मतलब स्पीड, किस रफ्तार से, स्पीड से, द रेट एट विच वी हैव टू सेक्रीफाइस units of y commodity in order to gain, gain मतलब पाने के लिए, to get, in order to gain one additional unit of x commodity. I am repeating, marginal rate of transformation is the rate, is the speed at which we have to sacrifice the units of more and more units of y commodity in order to gain one extra या one additional unit of x commodity. इसका एक एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको वाई चीज़ के हर बार पहले से ज़्यादा यूनिट छोड़ने पड़ते हैं। क्यों छोड़ने पड़ते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम सेम टाइम पे दोनों चीज़ों को बढ़ा नहीं सकते हैं, दोनों की प्रोडक्शन इकट्ठे नहीं बढ़ाई जा सकती। एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब इसी को हम जब टेक्निकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ 0 है तो इस करके ये अनडिसाइडेड रहेगा, इसको ऐसे ही डैश कर दिया। अब आप देखो, अब ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, इस तरीके से लिखना हो, तो ये है हमारा डेल्टा वाई, ये इधर वाली लाइन डेल्टा वाई है, ये वाली इधर वाली साइड पे जो लिख रहे हैं वो डेल्टा एक्स है ना। तो अब देखो कितना डिफरेंस है, ये डेल्टा वाई 1, ये लिख दिया 1 इज टू रेशो का साइन, इधर कितना है हमारा यूनिट, कितना एडिशनल हुआ 1 का, तो यहाँ लिख दिया 1, 1 इज टू 1। ठीक, फिर x का ये एक्स्ट्रा यूनिट है गेन ऑफ x, ये वाला डेल्टा x, इसको पाने के लिए y के कितने यूनिट छोड़े हमने, 2 यूनिट छोड़ दिए, 2 इज टू 1। फिर x का एक और एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए y के कितने यूनिट छोड़े हमने, ये वाले 3, तो यहाँ लिख दिया 3। फिर x का एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमने कितने यूनिट्स छोड़ दिए, छोड़े मतलब हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा 4 का, तो यहाँ लिख दिया 4 इज टू 1। सिमिलरली 5 इज टू 1। ठीक, तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इधर हमने ये लिखा रेशो के ये लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यूज कौन सी है, डेल्टा वाई की वैल्यूज है, रेशो के इस साइड पे ये सारी डेल्टा एक्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो जो वाई की है वो क्या है, लॉस है, हमारा सेक्रीफाइस है वाई का, और जो ये एक्स का है वो सारा कुछ क्या है, वो हमारा गेन है, गेन मतलब हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, तो फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई ये MRT जो है, दिस इज द रेट एट विच वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी in order to obtain, in order to get one extra unit of x commodity। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं समझाया जा सकता, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सारा मैंने बताया आपको टेबल और नीचे MRT का मीनिंग। नाउ इफ वी शो द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, लेट अस सी, यस, ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपने। ठीक, ऊपर वाले 2 को भी छोड़ दो, नीचे वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो यहाँ लिख दिया एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, पहले समझ लो बेटे, पहले समझ लो, फिर बाद में आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस ऑल्सो, डोंट वरी, वहाँ से देख के भी आप बना लेना, अभी टाइम थोड़ा ही है ना, तो पहले ये कर लेते हैं। टाइम हार्डली 2 मिनट्स ही है, आई विल नॉट बी एबल टू इवन स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं। आप एक्सिस ड्रॉ करिए, इधर लिखना है वाई एक्सिस पे प्लीज राइट गुड वाई, और एक्स एक्सिस पे लिखिए गुड एक्स। ठीक है, हमने नाम ही रख, एक्सिस नहीं लिखना, अब हमने यहाँ बताना है कि हम क्या दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग गुड एक्स ऑन दिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ लिख दिया गुड एक्स, इधर ऑन वाई एक्सिस पे वी आर ट्राइंग टू शो गुड वाई, तो यहाँ लिख दिया गुड वाई। अब आपने नीचे इक्वल डिस्टेंस लेके पॉइंट्स लगाने हैं, जैसे ग्राफ पेपर होता है ना, अगर ग्राफ हो तो घर पे वो भी यूज कर सकते हो, इक्वल गैप रख के 1 2 एक्स के जितने भी यूनिट्स थे, तो एक्स के हमने 5 यूनिट दिखाए थे अपने टेबल में, तो यहाँ बना लें पॉइंट्स, इक्वल गैप रखना है, 1 2 3 4 5 तक पॉइंट लगाने हैं। और y का देखो, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी अपने टेबल में, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 है ना, y की कमोडिटी की, तो अब आपने यहाँ पर y वाली साइड पे 15 तक पॉइंट लगाने हैं। तो अब बेटर तरीका ये है, अगर ग्राफ पे भी आप करते हो, आप 2 2 का गैप रख लो, ये आपने 8th 9th 10th में किया हुआ है ग्राफ का काम, इक्वल गैप रख लो आप, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हमने ये लेके नाउ वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स, वो हम कल करेंगे क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो आपका आज का होमवर्क है, यहाँ तक आपने पूरा पढ़ना है।